क्या हो बर्फ के बेरहम समंदर में जहां हर तरफ तन्हाई और बर्फ हो और आपके खाने पीने का सामान खत्म हो जाए और ऐसे में बर्फानी रीछ आपके सामने हो। इस फिल्म के आगाज में हम कैप्टन एंजर नामी एक शख्स को डॉग स्लेज के साथ थके हारे वापस अपनी टीम के पास आते देखते हैं, जबकि कैप्टन की टीम पहले से ही कैप्टन का इंतजार कर रही होती है। इस एडवेंचर में कैप्टन के साथ एक और आदमी गया था जिसे कैप्टन बड़ी मुश्किल से वापस ला पाया, क्योंकि ठंड की शिद्दत से इसके पाँव की उंगलियां पूरी तरह जम गई और अब इन्हें काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये कहानी 1909 की है, जब डेनमार्क और अमेरिका के दरमियान ये झगड़ा था कि ग्रीनलैंड का एक हिस्सा अलग जजीरा है या पूरे ग्रीनलैंड का हिस्सा है। इस बात का फैसला करने के लिए बर्फानी इलाके में एक मुहिम भेजी गई ताकि वहां से सबूत लाया जा सके। पहली टीम एक यात्री की निगरानी में गई लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद एंजर अपने एक साथी के साथ गया था लेकिन थक हार के नाकाम लौट आया। खाने के दौरान कैप्टन इन्हें बताता है कि हम खोए हुए लोगों को तो तलाश नहीं कर सके, लेकिन वहाँ बर्फ में एक मरे हुए आदमी से मुझे ये डायरी और मैप मिला है और इस मैप में वो पॉइंट्स नोट किया गया है जहाँ सबूत हो सकते हैं। इसलिए हमें एक बार फिर से वापस जाना होगा ताकि हम अमेरिका का दावा गलत कर सकें कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं है, और इसके लिए हमें सबूत लाना होगा। ये एक जोखिम भरा एडवेंचर है, इसलिए कैप्टन के साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। ये एडवेंचर मॉस्को से रोम तक पैदल सफर करने जैसा है। आइवरसन जो कि एक इंजन मैकेनिक है, कैप्टन के साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन नहीं चाहता कि आइवरसन इसके साथ जाए, क्योंकि वो इससे पहले कभी अंटार्कटिका नहीं आया और ना ही उसने कभी डॉग स्लेज को चलाया होता है। आइवरसन कैप्टन से बोलता है कि मैं गन अच्छे से चला लेता हूँ और डॉग को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। जब कैप्टन के साथ जाने को कोई तैयार नहीं होता तो उसे आइवरसन को ही अपने साथ ले जाना पड़ता है। कैप्टन अपनी टीम से कहता है कि अगर हम अगस्त तक वापस अपनी शिप अल्बामा पर नहीं आए तो तुम वापस चले जाना। कैप्टन की पूरी टीम एक साथ इन दोनों को एडवेंचर के लिए गुड बाय करती है। शुरू में ये एडवेंचर आइवरसन के लिए बड़ा रोमांचक होता है, लेकिन उसे क्या पता कि बहुत सी मुश्किलें एक साथ इनका इंतजार कर रही हैं। इन्हें अपना सफर जारी रखने के लिए अक्सर डॉग स्लेज को धकेलना भी पड़ता है और रास्ते में रात होने पर ये कहीं भी कैंप लगाकर आराम कर लेते हैं। इन्हें चलते हुए 26 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन इनकी मंजिल अभी भी मीलों दूर होती है। इनके पास वक्त कम होता है। तेज चलने के लिए कैप्टन आइवरसन को एक ट्रिक बताता है। वो स्लेज पर पानी डालता है जिससे बर्फ की एक पतली लहर जम जाती है। इससे डॉग्स को भागने में आसानी होती है और स्पीड भी काफी तेज हो जाती है। लेकिन आइवरसन डॉग स्लेज को कंट्रोल करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए काफी सामान गिर जाता है और इसे अपना लीड डॉग भी खोना पड़ता है। और इसी के साथ इनका 2 हफ्तों का डॉग फूड भी खाई में गिर जाता है और ये इनके लिए एक बड़ी समस्या होती है। अपना सफर जारी रखने के लिए इन्हें पत्थरों और नदियों में से भी गुजरना पड़ता है। इन्हें 2 दिन हो चुके होते हैं लेकिन अभी भी ये मुसलसल चल रहे होते हैं। पहाड़ों और टीलों को ये एक दूसरे की मदद करते हुए पार कर पाते हैं और जहाँ कुत्ते थक जाएं वहाँ ये इंसानी ताकत से स्लेज को खींचते हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका होता है। आइवरसन शिकार से खाली हाथ लौट आता है और ऐसे में इन्हें अपनी और कुत्तों की जान बचाने के लिए एक कुत्ते को मारना पड़ता है ताकि कुछ खाने का बंदोबस्त हो सके। इन्हें इस सफर को जारी रखे हुए 84 दिन बीत चुके होते हैं। आइवरसन कैप्टन को बताता है कि हमारे पास खाने का तमाम सामान खत्म हो चुका है और बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर कैप्टन बोलता है कि हम बिना सबूत के ऐसे घर भी नहीं जा सकते, वरना अमेरिका का दावा दुरुस्त साबित होगा और हमें ग्रीनलैंड से हाथ धोना पड़ेगा। कैप्टन इसे कहता है कि हम आगे का सफर एक स्लेज के साथ करेंगे। एक स्लेज को यहीं छोड़कर ये दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन सफर करने के बाद इन्हें पत्थरों का वो टीला मिल जाता है जहाँ ग्रीनलैंड के बारे में सबूत रखे होते हैं। इन कागजात से इन्हें ये पता चलता है कि ग्रीनलैंड कोई अलग जजीरा नहीं बल्कि पूरे ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है और यूं अमेरिकी दावा गलत साबित हो जाता है। कप्तान के लिए ये एक एजाज की बात होती है कि उसने अपने मुल्क के लिए एक जोखिम भरा एडवेंचर किया। इसी टीले में से इन्हें कुछ खाने का सामान भी मिलता है जिसे पकाकर ये मजे से खाते हैं। इस सफर में इन्हें 132 दिन मुकम्मल हो चुके होते हैं। सबूत हासिल करने के बाद ये वापस अल्बामा को चल पड़ते हैं जहाँ इनकी टीम इनका इंतजार कर रही होती है। भूख की वजह से इनके कुत्ते कमजोर हो चुके होते हैं और एक एक करके मरने लगते हैं और इस हाल में इन्हें अपने कुत्तों का गोश्त खाना पड़ता है। अब इनके पास सिर्फ 3 ही कुत्ते बचे होते हैं। खुराक के बिना आगे चलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। आइवरसन को जहाँ एक बर्फीला वालरस नजर आता है, वो जैसे ही इसका शिकार करने लगता है तो कुत्तों के भौंकने की आवाज से वो पानी में चला जाता है और आइवरसन के हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं आता। आइवरसन जब वापस लौटता है तो 2 कुत्तों को मरा हुआ पाता है, जबकि कप्तान एक बड़े बियर के काबू में होता है। इन्हीं की तरह ये रीछ भी काफी भूखा होता है। वो कैप्टन को नोच ही रहा होता है तो आइवरसन इसे शूट करके कैप्टन की जान बचाता है। बियर का वजन काफी होता है। गोली लगने पे वो कैप्टन के ऊपर गिरता है और अचानक से बर्फ टूटने की वजह से ये दोनों पानी में चले जाते हैं। आइवरसन यहाँ हिम्मत दिखाता है और काफी मुश्किल से वो कैप्टन को यहाँ से निकालने में कामयाब होता है। ये कैप्टन को कैंप में लाकर गर्म करता है और इसका मन लगाने के लिए लड़कियों के बारे में एक कहानी सुनाता है। अगली सुबह जब आइवरसन सोकर उठता है तो वो देखता है कि कैप्टन स्लेज और बाकी सामान को जला रहा है। इसके रोकने पर कैप्टन इसे कहता है कि आगे का सफर हमें पैदल करना होगा, इसलिए जो सामान जरूरी नहीं उसे हमें यहीं छोड़ना होगा और बिना कुत्तों के स्लेज हमारे किसी काम की नहीं। इन्हें इस सफर में मुसलसल चलते हुए 164 दिन बीत चुके होते हैं। जरूरी सामान अपनी कमर के साथ बांधे हुए ये दोनों वापसी के लिए पैदल चल पड़ते हैं। अल्बामा तक
तक पहुंचने के लिए इन्हें जमी हुई झील को पार करना होता है, जो कि किसी खतरे से कम नहीं होता। कैप्टन को लगता है कि शायद हम बिना खुराक के जिंदा ना रहें और किसी बर्फानी तूफान में दब जाएं। इसलिए वो आइवरसन से कहता है कि हमें यहाँ पत्थरों का एक टीला बनाकर सबूत उसमें रखने होंगे, ताकि हमें कुछ होने पे ये सबूत सलामत रहें। ये दोनों मिलकर पत्थरों से एक टीला बनाते हैं और सबूत को सेव करने के बाद एक दूसरे की मदद करते हुए चल पड़ते हैं। काफी दिन चलने के बाद और तेज हवाओं का सामना करते हुए ये अपने ठिकाने अल्बामा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी शिप्स बर्फ गिरने से जमीन में धंस चुकी होती हैं। लेकिन शिप के साथ ही इन्हें एक कैबिन दिखाई देता है, जो कि इन्हीं के टीममेट्स ने बनाया होता है। लेकिन इनकी टीम इनका इंतजार करने से पहले ही जा चुकी होती है। अल्बामा पहुंचने के बाद इन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस बर्फानी इलाके में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता और ये जानते हैं कि अगला शिप गर्मियों में समंदर पिघलने पे ही आएगा। लेकिन इनकी टीम जाने से पहले 1 साल का खाना इनके लिए छोड़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ इनकी टीम सरकार से विनती करती है कि कैप्टन और आइवरसन को वापस लाने के लिए एक और टीम भेजी जाए। लेकिन डेनमार्क की सरकार ये कहकर इनकार कर देती है कि हम इस मिशन पर पहले ही बहुत पैसा लगा चुके हैं और वेस्ट करने के लिए हमारे पास मजीद पैसा नहीं है। इस कैबिन में इन्हें 242 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन इनके पास इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं होता। ये दोनों हर दिन इसी उम्मीद में गुजार देते हैं कि शिप जरूर आएगा। यहाँ इनके पास म्यूजिक सुनने और खाने पीने के अलावा कुछ नहीं होता और एक उम्मीद के सहारे ये दोनों अब तक जिंदा होते हैं। कैप्टन ख्वाब में एक रीछ को देखता है जो इनके बनाए हुए टीले को गिरा रहा होता है, जिसकी वजह से तमाम सबूत जाया हो जाते हैं। आंख खुलने पर कैप्टन घबरा जाता है और 200 मील वापस जाने का फैसला करता है। कैप्टन आइवरसन से कहता है कि अगर हम सबूत के अलावा वापस लौटेंगे तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा और हम सबका मजाक बनकर रह जाएंगे। इस तरह एक बार फिर ये दोनों पैदल 200 मील के सफर के लिए चल पड़ते हैं। काफी दिन चलने के बाद आखिरकार ये टीले के पास पहुंच जाते हैं। टीले के कुछ पत्थर गिरे होते हैं, जिन्हें देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कैप्टन बहुत लकी होता है और उसे रखे हुए तमाम सबूत मिल जाते हैं और इस तरह कैप्टन की जान में जान आती है। सबूत लेने के बाद ये फिर से वापस अल्बामा की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक बर्फ पर चलने वाली गाड़ी भी मिलती है, जो इनसे पहले आए एक यात्री की थी, लेकिन वो ग्रीनलैंड के लिए सबूत लाने में नाकाम रहा। इस गाड़ी को देखकर आइवरसन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इन दोनों को इस एडवेंचर में 471 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और ये 200 मील का सफर तय करने के बाद एक बार फिर अल्बामा तक सही सलामत वापस लौटते हैं। वापसी पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई आया था और इन्हें एक नोट भी मिलता है जिस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो सबूत को तलाश करने में खुद गुम हो गए थे। यहाँ से जाते वक्त आइवरसन ने कैप्टन से कहा था कि हमें यहाँ कोई नोट लिख कर जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन कहता है कि हम जल्दी वापस लौट जाएंगे। मगर अब इन दोनों को बहुत अफसोस होता है कि ये नोट क्यों नहीं लिख कर गए। दूसरी तरफ इनकी टीम के एक मेंबर को खबर मिलती है कि कुछ मछुआरे कैबिन में गए थे और वहां इन्हें कुछ लोगों के ठहरने का पता चलता है और ये मेंबर अपने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें बस एक बार अपनी टीम को वहां भेजना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर ये कहकर इनकार कर देता है कि हम में से किसी को ये कंफर्म नहीं कि कैप्टन एंजर के पास सबूत हैं या नहीं। दूसरी तरफ हम कैप्टन और आइवरसन को देखते हैं जो इस कैबिन में अपना तीसरा क्रिसमस मना रहे होते हैं। इस एडवेंचर को स्टार्ट किए इन्हें 793 दिन बीत जाते हैं और ये दोनों अभी भी अल्बामा में बैठे अपनी टीम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतना टाइम गुजरने के बाद कैप्टन की ज़हनी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड अनाया को अपने पास देखता है और उससे बातें करता है। इस शदीद सर्दी के मौसम में रहने की वजह से कैप्टन की गर्दन पर जख्म निकल आता है। कैप्टन को अब अपने फैसले पर अफसोस होने लगता है कि मैं अनाया को छोड़कर इस मिशन के लिए क्यों रेडी हो गया और इसकी मेंटली हालत इस कदर बिगड़ जाती है कि वह अनाया को अपने साथ कैबिन में भी देखने लगता है। आइवरसन को एक उम्मीद होती है कि शिप जरूर आएगा और इसी उम्मीद को लेकर वो रोज समंदर के किनारे को देखता है कि शायद कोई शिप आ रही हो, लेकिन हर रोज इसे एक मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ता है। कैप्टन का वहम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो नाया के साथ कैबिन में रोमांस भी करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम ही होता है, ना कि कोई हकीकत। कैप्टन अपनी गर्दन पर निकले हुए जख्म की वजह से भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये जख्म काफी बढ़ गया होता है। कैप्टन आइवरसन को एक चाकू देता है और इस जख्म को काट कर साफ करने का कहता है। आइवरसन चाकू को अच्छी तरह गर्म करके एकदम से कैप्टन का जख्म काट देता है। कैप्टन का जख्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत मजीद खराब हो जाती है। कैप्टन को लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइवरसन अनाया के साथ सोया है। इस बात को लेकर कैप्टन को बहुत चिंता होती है और वो आइवरसन को मारने का फैसला करता है। आइवरसन अपनी जान बचाकर जब कैबिन में आता है तो कैप्टन के हाथ यहाँ गन लग जाती है। वो इस पर गोली चलाता है, मगर आइवरसन की किस्मत साथ देती है और वो बच जाता है। गोली चलाने के बाद कैप्टन किसी हद तक शांत हो चुका होता है। आइवरसन इसे गन लेकर साथ वाली झोंपड़ी में छुपा देता है। कैप्टन को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो आइवरसन से सॉरी बोलता है। इनका राशन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और बंदूक की एक गोली बची होती है। दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो इन्हें बाहर किसी के आने का शोर आता है। जब ये देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक बियर है जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। कैप्टन जब गन लाने को कहता है तो आइवरसन बताता है कि वो झोंपड़ी में है। बियर से बचने के लिए कैप्टन आइवरसन से कहता है कि हमें शोर करना होगा। ये दोनों एक साथ शोर करते हैं और इस शोर से डरकर बियर यहाँ से चला जाता है। अपने एडवेंचर को स्टार्ट किए हुए इन्हें 865 दिन गुजर चुके होते हैं, लेकिन सबूत हासिल करने के बाद भी ये दोनों यहीं फंसे रहते हैं। ये अपने कैबिन में सोए होते हैं तो अचानक से कैप्टन को फिर बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। कैप्टन को लगता है कि बियर फिर से आ गया है। वो आइवरसन को उठाता है और उससे कहता है कि हमारे पास एक ही गोली बची है, इसलिए पहली ट्राई में सही निशाना लगाना होगा। ये दोनों हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही एक साथ हमला करने के लिए बाहर निकलते हैं तो बियर की जगह कुछ लोगों को देखते हैं जो कि असल में इनकी टीम के लोग होते हैं जो इन्हें वापस लेने आते हैं। और इस तरह ये दोनों 2 साल और 135 दिनों तक अकेले इस जमात
देने वाली बर्फ में सर्वाइव करने में कामयाब रहते हैं। कैप्टन एंजर वापसी पर अपनी गर्लफ्रेंड अनाया से भी मिलता है, जो कि कैप्टन को इस एडवेंचर के लिए छोड़ गई थी, और यूं डेनमार्क की सरकार अपने इन दोनों हीरोज का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने अपने नाम का रोशन किया और तारीख में अपने नाम की जगह बनाई। और जब तक डेनमार्क रहेगा, इन दोनों हीरोज को ग्रीनलैंड की वजह से याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये फिल्म दोस्ती और इंसानी हौसले की एक हकीकी कहानी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हकीकत पर मबनी होना है, क्योंकि ये वाकयात वाकई 1909 में हुए थे। फिल्म का माहौल, बर्फानी मनाजर और शदीद सर्दी का एहसास व्यूअर्स को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सिनेमेटोग्राफी एक और मजबूत पहलू है। सफेद बर्फ के पहाड़, बर्फानी तूफान और खामोशी के लम्हात फिल्म को एक मुनफरिद सनसनी और हकीकत का रंग देते हैं। फिल्म का सबसे मुतासरकुन पहलू ये है कि ये सिर्फ एक जोग्राफियाई दरियाफ्त की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी दोस्ती और कुर्बानी का पैगाम देती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताना, और मजीद अच्छी कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।